नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको बताने वाले हैं आईटीआई सेकेंड ईयर सिंगल फेज मोटर से और थ्री फेज मोटर से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप आईटीआई सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, सिंगल फेज सप्लाई में कितने तार होते हैं? तो सिंगल फेज सप्लाई में तारों की संख्या दो होती है, ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब ये है, सिंगल फेज सप्लाई में दो तार होते हैं। एक जो आपका होता है जिसको लाइव बोला जाता है या हॉट वायर भी बोला जाता है, और एक होता है न्यूट्रल, ध्यान रखिएगा। लेकिन कुछ मामले ऐसे होते हैं जिसमें अर्थिंग के लिए तीसरा तार भी होता है, लेकिन पावर ट्रांसमिशन के लिए मुख्य रूप से दो ही तार प्रयोग किए जाते हैं। एक आपका लाइव तार होता है और एक आपका न्यूट्रल तार होता है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर आपका सही जो दिया गया है वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। और यदि तीसरे तार की यहाँ पे जिक्र किया जाए तो आपका अर्थिंग का ही तार होगा, अलग कोई तार नहीं होगा सिंगल फेज में। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सप्लाई में कितने फेज कंडक्टर होते हैं? साथियों, आपने आर वाई बी का नाम सुना होगा, रेड येलो ब्लैक का। जी हाँ साथियों, थ्री फेज सप्लाई में तीन फेज कंडक्टर होते हैं, आर वाई बी, रेड येलो ब्लैक। इसके अलावा एक न्यूट्रल या अर्थिंग तार भी हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से पावर ट्रांसमिशन में तीन फेज तारों के माध्यम से ही यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे कंडक्टर जोड़ा जाता है। तो थ्री फेज सप्लाई में कितने फेज कंडक्टर होते हैं? तो इसमें कंडक्टरों की संख्या तीन होती है। और ऑप्शन में जो आपका सही दिया गया है वो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम में मुख्य अंतर क्या है? यदि अंतर की बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में जो होता है एसी होता है, मतलब कि एक जो होता है वैकल्प आपको देखने को मिलेगा एसी, जो ये कन्फर्म होता है। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में तीन आपका अलग अलग वेव फॉर्म होता है ये, और एक दूसरे से कितने अंश पे होते हैं? एक दूसरे से 120 अंश के फेज पर शिफ्ट होते हैं। वही थ्री फेज सिस्टम में जो होती है बिजली की हानि कम होती है और अधिक पावर ट्रांसफार्मर संभव होता है। तो यहाँ पर अधिक पावर ट्रांसफार्मर जो यहाँ पे सॉरी ट्रांसफर जो संभव होता है वो आपका थ्री फेज सिस्टम में होता है। और थ्री फेज सिस्टम में जो वायरिंग होती है वो बहुत ही यहाँ पे कठोर देखने को मिलती है, मतलब कह सकते हैं कि बहुत ही अधिक जटिल होती है। लेकिन जहाँ पर बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग किया जाता है औद्योगिक क्षेत्रों में, बड़ी-बड़ी कंपनियों में, इसीलिए इसका ज़्यादातर यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिंगल फेज और थ्री फेज सिस्टम में मुख्य अंतर क्या है? तो मुख्य अंतर जैसे कि वोल्टेज और करंट का वेव फॉर्म, बिजली की बचत और वायरिंग करने का तरीका, ये सभी ऑप्शन क्या हैं? बिल्कुल सही हैं। तो हम यहाँ पे मारेंगे साथियों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? तो अगले सवाल में साथियों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज सप्लाई का अधिकतम उपयोग किस में किया जाता है? मतलब कि कहाँ पर ज़्यादातर किया जाता है? तो सिंगल फेज सप्लाई का जो ज़्यादातर यदि बात करें या मुख्य रूप से बात करें तो जो घरेलू उपकरण है जैसे कि आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, लाइट हो गया, तो इन सभी चीज़ों में जो इसका प्रयोग किया जाता है ये ज़्यादातर किया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ज़रूरत पड़ती है बहुत ही कम पावर की ज़रूरत पड़ती है और बहुत ही कम से यहाँ पे अधिक प्रभाव भी पड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। लेकिन यदि बड़े मोटर की बात करें जैसे कि बहुत ही बड़े मोटर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में जो प्रयोग किए जाते हैं वहाँ पे हाई हाई पावर के जो मोटर होते हैं तो उनके लिए हम थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग करते हैं, न कि सिंगल फेज सप्लाई का। तो जब भी औद्योगिक क्षेत्र की बात किया जाए तो वहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग करते हैं। और जब यहाँ पे घरेलू चीज़ों की बात की जाए जैसे कि फ्रिज, टीवी, पंखा, तो वहाँ पे हम सिंगल फेज मोटर की बात करते हैं। कन्फर्म हो गया? तो यहाँ पे जो हमारा सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, घरों और छोटे उपकरणों में। ए ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं।
अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में कौन सा कनेक्शन उपलब्ध होता है। तो कनेक्शन की यदि बात करें तो थ्री फेज सिस्टम में जो कनेक्शन होता है वो आपका स्टार और डेल्टा होता है, मतलब कि स्टार भी होगा और डेल्टा भी होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन में कहा भी जा रहा है स्टार और डेल्टा दोनों। मतलब कि स्टार को कैसे यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, इस तरह यहाँ पे इंडिकेट किया जाता है, और डेल्टा को साथियों यहाँ पे इस तरह इंडिकेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा। तो जब स्टार कनेक्शन की बात किया जाता है तो इसका उपयोग जो किया जाता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में किया जाता है, जहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता होती है वहाँ पे हम स्टार की यहाँ पे जरूरत करते हैं, मतलब कि स्टार कनेक्शन का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आपका हाई पावर ट्रांसमिशन की बात किया जाता है तो वहाँ पे हम डेल्टा कनेक्शन का उपयोग करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि यहाँ पे दोनों की जो परिस्थिति होती है इसका प्रयोग करने का वो अलग अलग होता है, इसलिए मैंने आपको दोनों को अलग अलग बता दिया। बाकी थ्री फेज सिस्टम में यहाँ पे पूछा जा रहा है तो थ्री फेज सिस्टम में कौन सा कनेक्शन उपलब्ध होता है, तो ये आपका होता है स्टार और डेल्टा, जो कि ऑप्शन में आपको डी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज सप्लाई की सामान्य वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। तो सिंगल फेज सप्लाई की जो सामान्य वोल्टेज रेटिंग होती है वो होती है 230 वोल्ट। कितना होता है? 230 वोल्ट। और जब आपसे फ्रीक्वेंसी इसका पूछा जाए तो आप यहाँ पे कहेंगे 50 हर्ट्ज। कहने का मतलब ये है कि भारत में सिंगल फेज सप्लाई जो होती है 230 वोल्ट से 50 हर्ट्ज होती है। वही हम अदर देशों की बात करें, जैसे कि हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में 120 वोल्ट होती है सप्लाई, और यहाँ पे 60 हर्ट्ज यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होती है। तो ध्यान रखिएगा, तो वोल्टेज जो होता है ये आपका अलग देशों में होता है, और फ्रीक्वेंसी भी आपको अलग अलग देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे भारत के रहने वाले हैं, तो सिंगल फेज सप्लाई की सामान्य वोल्टेज रेटिंग क्या लिखेंगे? 230 वोल्ट। यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सही ऑप्शन 230 वोल्ट। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है कि थ्री फेज सप्लाई की सामान्य लाइन टू लाइन वोल्टेज रेटिंग क्या होती है। ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका 400 वोल्ट होता है। मतलब कि भारत में यदि बात करें, यदि थ्री फेज सप्लाई की, तो भारत में थ्री फेज सप्लाई की जो वोल्टेज रेटिंग है वो आपका 400 वोल्ट है। कितना वोल्ट है? 400 वोल्ट है। ध्यान रखिएगा, लाइन टू लाइन के लिए। और लाइन टू न्यूट्रल के लिए कितना वोल्ट है? तो लाइन टू न्यूट्रल के लिए 230 वोल्ट है। ये ध्यान रखिएगा। ये आपका जो सही हो जाता है क्वेश्चन के अनुसार वो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, 400 वोल्ट। क्योंकि यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई के लिए पूछा गया है, यही यहाँ पे सिंगल फेज पूछा जाता है तो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज हम मारते हैं। तो यहाँ पे थ्री फेज है तो इसलिए यहाँ पर मारेंगे हम सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है। तो जब भी मोटर को स्टार्ट करने की बात की जाए तो उस समय हम कैपेसिटर को ध्यान रखेंगे। क्योंकि साथियों सिंगल फेज इंडक्शन मोटर जो होता है वो आपका स्व स्टार्ट नहीं होता है। स्व स्टार्ट नहीं होने का कहने का मतलब यह है कि इसमें जो घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र है वो नहीं बनता है। तो जब भी मोटर में घूर्णन चुंबकीय क्षेत्र नहीं बनेगा तो इसे स्टार्ट करने के लिए हम कैपेसिटर स्टार्ट का या स्लिप्ट फेज या सैडल पोल और भी तकनीकी का हम उपयोग करेंगे। तो इसी कारण हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किस युक्ति का उपयोग करेंगे, तो हम कैपेसिटर का उपयोग करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें कैपेसिटर स्टार्ट का भी प्रयोग कर सकते हैं, स्लिप्ट फेज का भी प्रयोग कर सकते हैं, या सैडेड पोल मोटर होता है, या और भी बहुत सारी तकनीक है उसके द्वारा हम कर सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर जो हमें ऑप्शन में देखने को मिल रहा है वो ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है, इसलिए साथियों हम ए ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है, जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम का कौन सा लाभ नहीं है, जैसे कि उच्च दक्षता हो गया, या निरंतर पावर सप्लाई हो गया, या कम केबल खर्च हो गया, या कम जटिलता हो गया। तो देखिए, यदि यहाँ पे लाभ की हम बात करें, वो भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि लाभ नहीं है, तो लाभ इसमें हमको क्या नहीं है, तो कम जटिलता। मतलब कि थ्री फेज सिस्टम जो होता है वो अधिक जटिल होता है। रीजन क्या है? रीजन इसमें यह है कि इसमें जो होता है थ्री फेज कंडक्टर होते हैं, तो इसमें तीन फेज यदि कंडक्टर होंगे तो ये स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन ये दोनों पे आधारित होगा।
हालाँकि ये आपको बता दें कि इसमें जो एफिशिएंसी देखने को मिलती है, जो दक्षता देखने को मिलती है, वो अधिक होती है और इसमें जो पावर होता है वो स्थिर होता है। और खर्च की बात करें जैसे यहाँ पे ऑप्शन में भी दिया गया कम लागत और यहाँ पे केबल खर्च, तो इसमें जो होता है कम केबल खर्च भी होती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ऑप्शन में जो आपका दिया गया कम जटिलता, ये हमारा बिल्कुल भी लाभ नहीं है। बाकी यहाँ पे हम बात करें ऑप्शन डी का, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज सिस्टम की तुलना में थ्री फेज सिस्टम क्यों बेहतर होता है? ऐसा क्यों बेहतर इसे माना जाता है? तो इसके पीछे कारण ये होता है क्योंकि साथियों यहाँ पे दिया गया है कि अधिक पावर कैपेसिटी, बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें अधिक अधिक पावर ट्रांसमिशन जो होता है वो संभव होता है। और यहाँ पे दिया गया अधिक दक्षता, तो ये जो होता है साथियों अधिक कुशल होता है और ऊर्जा की हानि भी कम होती है इसमें। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इफिशियंसी भी इसकी बेहतर होती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन बी भी बिल्कुल करेक्ट आंसर। और स्थिरता में सुधार भी दिया गया है। तो देखिए इसमें पावर जो आउटपुट होता है वो स्थिर होता है, क्योंकि इसमें थ्री फेज जो होता है वो जो शिफ्टेड होता है, मतलब कि ये जो आपका होता है वाइब्रेट भी करता रहता है। और इसमें जो होता है बैलेंस भी कम होता है। तो इसी कारण हम यहाँ पे कहेंगे कि ये स्थिरता में सुधार भी होता है। तो इस यहाँ पे सभी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। जितने भी यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी, ये तीनों ऑप्शन सही है और इसीलिए हम मारेंगे उपयुक्त सभी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा जा रहा है? अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल तार की आवश्यकता कब होती है? तो देखिए साथियों, मैंने आपको शायद पिछले क्वेश्चन में बताया था इसके बारे में, जो कि न्यूट्रल तार की बारे में, कि जो आपका सिंगल पेज होता है उसमें आपका एक लाइव वायर होता है और एक आपका न्यूट्रल होता है। लेकिन यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसमें न्यूट्रल तार की आवश्यकता ही क्यों होती है, मतलब इसमें क्यों जरूरत है न्यूट्रल तार की? तो आप इस तरह कह सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में जो न्यूट्रल तार होता है ये आपका जरूरी होता है, क्योंकि असंतुलित जो लोड होता है उसको संभालने के लिए और वोल्टेज जो होता है उसको एक नियत यहाँ पे स्थिर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और वही डेल्टा कनेक्शन में आपका अलग होता है। डेल्टा कनेक्शन में जो न्यूट्रल तार होता है वो होता ही नहीं है। तो इसमें जो आपका देखने को मिलता है कि जो सभी फेज होते हैं वो समान लोड होने से संतुलन बनाए रखते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि केवल स्टार कनेक्शन में जो होता है यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल तार की आवश्यकता होती है, केवल स्टार कनेक्शन में। और यहाँ पर ऑप्शन में भी आपको देखने को मिलता है ऑप्शन बी, केवल स्टार कनेक्शन। तो यहाँ पे थ्री फेज सिस्टम में न्यूट्रल तार की आवश्यकता कब होगी? तो जब आप स्टार कनेक्शन करेंगे तो उस समय केवल आपको यहाँ पे न्यूट्रल तार की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे साथियों आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में फेज एंगल कितना होता है? थ्री फेज में यदि बात कर रहा है तो थ्री फेज में 120 होता है। कितना होता है साथियों? 120 होता है और यहाँ पे 120 दिया गया है। कहने का मतलब यह है कि थ्री फेज सिस्टम में जो होता है तीन फेजों के बीच जो फेज अंतर होता है वो 120 अंश का होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध क्या होता है? यदि संबंध की बात करें तो यहाँ पे साथियों स्टार कनेक्शन में आपको अलग देखने को मिलेगा और जो डेल्टा कनेक्शन है उसमें अलग देखने को मिलेगा। देखिए स्टार कनेक्शन में आपका क्या होता है, स्टार कनेक्शन का जो आपसे आपको सूत्र बता दें तो जो भी लाइन होता है VLINA, इसका जो सूत्र होता है वो आपका √3 गुणे आपका भी फेज हो जाता है। ठीक है, भी फेज हो जाता है। और ये जो आपका होता है साथियों, यदि हम बात करें फेज वोल्टेज की तो इसमें आपका जो लाइन वोल्टेज होता है वो अलग हो जाता है। तो इसमें हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध क्या है? तो लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के अंतर्गत आप निकालेंगे तो करनी का मान कितना होता है? 1.732 होता है। ठीक है, और यहाँ पे फेज वोल्टेज, तो फेज वोल्टेज भारत में कितना है? 230 वोल्ट है। और किस में? तो थ्री फेज में। तो यहाँ पे थ्री फेज में क्या आपका निकालना है? तो थ्री फेज में आपका 400 हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 1.732 गुणे आप करेंगे, जो कि यहाँ पे आप कहेंगे जो कि फेज वोल्टेज की बात करें तो हम यहाँ पे फेज मतलब कि सिंगल फेज से हम निकालेंगे तो ये आपका 230 में गुणा कर दीजिए।
तो 230 वोल्ट है, तो 1.732 गुणे 230 वोल्ट करेंगे तो ये आपका 400 वोल्ट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट। तो यही जो हमसे पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सप्लाई में वोल्टेज और फेज वोल्टेज का संबंध क्या होता है, तो यही संबंध होता है लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट 3 गुणे फेज वोल्टेज, जो कि इसको आप करेंगे तो 400 वोल्ट आ जाएगा, जो कि 3 वोल्टेज के लिए। और यही एक विशेष इसका संबंध होता है। और ऑप्शन में भी यहाँ पे आपको जो सही देखने को मिलता है वो ऑप्शन नंबर भी देखने को मिलता है, लाइन वोल्टेज बराबर अंडर रूट 3 फेज वोल्टेज। बी ऑप्शन साथियों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपका फेज वोल्टेज यहाँ पे मालूम है तो आसानी से आप 3 फेज वोल्टेज भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगला सवाल है साथियों आप सभी के सामने, सिंगल फेज पावर ट्रांसमिशन की तुलना में थ्री फेज पावर ट्रांसमिशन अधिक प्रभावी क्यों है? मतलब अधिक प्रभावी होने के पीछे इसका कारण क्या है? तो यहाँ पे साथियों इसका जो विशेष कारण है आपको बता दें। यहाँ पर जैसे कि पावर की निरंतरता इसमें अधिक होती है, वोल्टेज ड्रॉप कम होता है, वायरिंग कॉस्ट जो होता है इसका कम होता है। मतलब कि थ्री फेज में हर समय आपको कम से कम दो सप्लाई आपको देना ही पड़ेगा। मतलब कि इसमें ज़रूरत ही होती है दो फेज सप्लाई की। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें पावर को स्थिर भी करना होता है, और दूसरी बात इसमें कम पावर लॉस होता है और वोल्टेज ड्रॉप जो होता है ये ज़्यादा प्रदान करता है। तीसरी बात यह है कि इसमें जो होती है जैसे कि बड़ी दूरी तक आपको पावर ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए आप सिंगल फेज से अधिक यहाँ पर आप किफ़ायती कोई आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर सिंगल फेज का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसके कई रीज़न हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी दिया गया है, जैसे उपयुक्त सभी ऑप्शन दिए गए हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। सवाल नंबर 15 को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के मोटर के लिए थ्री फेज सप्लाई आवश्यक है? मतलब कौन सा मोटर है जिसके लिए यहाँ पे जो थ्री फेज सप्लाई जरूरत होती है। तो मैंने आपको बीच में बताया था कि बड़ी बड़ी कंपनियों में जो प्रयोग किए जाते हैं उनके लिए यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई की जरूरत होती है। जैसे कि बड़ा इंडक्शन मोटर हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, बड़ी जो फेज सप्लाई होती है जैसे थ्री फेज सप्लाई है, तो इसका उपयोग जो किया जाता है ज़्यादातर हेयर ब्यूटी जो इंडक्शन मोटर होते हैं या औद्योगिक उपकरण होते हैं, उसमें यहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें प्रयोग करने के पीछे भी कारण होता है। कारण ये होता है कि इसमें अधिक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पे अधिक पावर सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पे हम थ्री फेज सप्लाई का प्रयोग करेंगे, और मोटर को क्या करेंगे, एक बेहतरीन ढंग से चलाने के लिए हम इसका प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑप्शन में जो आपका सी ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं। अगले सवाल में साथियों पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज मोटर को थ्री फेज मोटर की तुलना में कम प्रभावी क्यों माना जाता है? तो यहाँ पे आप इसको क्या कहेंगे? इसको आप यही कहेंगे कि सिंगल फेज मोटर का जो स्टार्टिंग टार्क होता है, वो स्टार्टिंग टार्क के लिए हम कैपेसिटर या अन्य डिवाइस का प्रयोग करते हैं। और ये ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो इसको साथियों चालू करने के लिए, मतलब कि यहाँ पे इसको चालू करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो लॉस होता है वो अधिक होता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा आपको हानि देखने को मिलेगी। तो इसकी इफ़िशियंसी क्या होगी? जब हानि ज़्यादा होगी तो इफ़िशियंसी कम होगी। तीसरी बात ये है कि ये जो होता है कम लोड पर भी चलाया जा सकता है, मतलब कि बहुत ही कम लोड है तो उस पर भी आप इसको हैंडल कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर यहाँ पे बड़े जो इंडस्ट्रियल मोटर होते हैं उसके लिए यहाँ पे थ्री फेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जब छोटे छोटे यहाँ पे मशीनों की बात की जाती है, छोटी कंपनियों की बात की जाती है जहाँ पे कम लोड की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे हम सिंगल फेज का प्रयोग करते हैं, ना कि डबल फेज का। तो यहाँ पे तुलना की बात किया गया, इसलिए मैंने आपको दोनों का बता दिया। बाकी यहाँ पे दिया गया कि यह स्वयं स्टार्ट नहीं होती, बिल्कुल सही है सिंगल फेज। और यहाँ पे इनमें थ्री फेज पावर लॉस होता है, ये भी सही है। और यहाँ पे दिया गया कि यह कम लोड कैपेसिटी हैंडल कर सकती है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन मारेंगे। ये सभी ऑप्शन किसके लिए सही है? तो सिंगल फेज मोटर के लिए। तो यहाँ पे हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर है साथियों? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप सभी के सामने है। इसमें पूछा जा रहा है कि थ्री फेज सिस्टम में न्यूनतम कितने तार होते हैं? यदि तारों की बात करें, वो भी थ्री फेज सिस्टम है, शायद मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो इसमें तारों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। और मैंने आपको शायद बताया था RYB, रेड येलो ब्लैक, ये ही आपका वायर होता है। ध्यान रखिएगा, 3 तार
रेड, येलो, ब्लैक होते हैं। न्यूट्रल भी इसमें शामिल होता है, लेकिन उसके लिए अदर कंडीशन होती है। तो इसमें यदि आप न्यूट्रल शामिल करेंगे तो 4 वायर आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे हम फिलहाल आप 3 फेज की बात करें तो इसमें केवल 3 ही होती हैं। तो ये हमारा जो सही हो जाता है ऑप्शन 3, जो यहाँ पे बी ऑप्शन दिया गया है, ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि 3 फेज पावर की गणना का फार्मूला क्या है। फार्मूला यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो फार्मूला इसका क्या होता है, P बराबर √3 V लाइन गुणे आई लाइन गुणे काश थीटा होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, या यहाँ पर भी दिया गया है, जो कि ऑप्शन में आप ध्यान से देखिएगा, सी ऑप्शन दिया गया P बराबर √3 गुणे V गुणे आई गुणे काश थीटा। ये जो V और I दिया गया है साथियों, ये ध्यान रखिएगा, लाइन वोल्टेज यहाँ पर है, और यहाँ पे जो आई दिया गया है ये लाइन करंट है, और काश थीटा आपका दिया गया है, तो ये पावर फैक्टर है। ठीक है, तो यही सूत्र का उपयोग किया जाता है। फार्मूला केवल पूछा गया है, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये 3 फेज पावर की गणना करने का फार्मूला है, इसको आप लिख लीजिएगा या आप याद कर सकते हैं, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे संबंधित अगली वीडियो में आपको क्वेश्चन भी लेकर आएंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। 3 फेज सप्लाई में न्यूट्रल करंट कब होगा। 3 फेज सप्लाई में न्यूट्रल करंट कब होगा, मतलब कब ये इसकी जरूरत पड़ती है, तो जब लोड संतुलित होगा उस समय यहाँ पे जरूरत पड़ेगी न्यूट्रल का। और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर 3 फेज में समान लोड है, मतलब कि बैलेंस लोड है, तो न्यूट्रल करंट आपका शून्य होगा, और असंतुलित लोड की स्थिति में न्यूट्रल करंट को भी प्रवाहित कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे 3 फेज सप्लाई में न्यूट्रल करंट की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर ए, जब लोड संतुलित होगा उस समय, ये आपका शून्य हो जाएगा करंट, ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि 3 फेज ट्रांसफार्मर के कौन से कनेक्शन, मतलब कौन कौन से कनेक्शन सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, जैसे कि स्टार स्टार, या स्टार डेल्टा, या डेल्टा स्टार, या सभी। तो इसमें जो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है साथियों, वो आपका तीनों होता है, जैसे कि स्टार स्टार हो गया। स्टार स्टार का मतलब यहाँ पे ऐसे और यहाँ पे ऐसे हो गया, तो ये आपका क्या होगा, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन के लिए यहाँ पे प्रयोग करेंगे। और ये आपका स्टार डेल्टा, जैसे कि यहाँ पर स्टार और ये आपका डेल्टा हो गया, तो ये बड़े औद्योगिक में होते हैं, जहाँ पे भारी भारी मशीनें होती है, उसको चलाना होता है, तो यहाँ पे हम स्टार डेल्टा का प्रयोग करते हैं। और ये आपका डेल्टा स्टार हो गया, ठीक है, डेल्टा स्टार हो गया। तो ये जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं यहाँ पे सभी ऑप्शन का, क्योंकि ये जो सभी ऑप्शन है बिल्कुल सही है। क्योंकि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से कनेक्शन सबसे अधिक उपयोग किए जाते हैं, तो स्टार स्टार का भी प्रयोग किया जाता है, स्टार डेल्टा का भी, और डेल्टा स्टार का भी। तो इसलिए साथियों हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे। यदि आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।